भाई यार ब्रॉक लेसनर की ये वाली बात को तो मानना पड़ेगा, जब बंदे को किसी फ्यूड में इंटरेस्ट आता है, उसको करने में मज़ा आता है, तो किस लेवल से वो भी पूरा उस चीज़ में इन्वेस्ट होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी की उस मूवमेंट की, जब ओबा फेमी ने एक तगड़ा वाला पावर बॉम्ब लगाया था और उसके बाद उन्होंने पैर रखा था ब्रॉक लेसनर की छाती के ऊपर। अब भाई आप ब्रॉक लेसनर को मार रहे हो, वही अपने आप में बड़ी बात है, और आपने ब्रॉक लेसनर की छाती के ऊपर पैर भी रख दिया। सोचो आपका क्या ऑरा बन गया। एंड गेस व्हाट, ये काम करने के लिए एग्जैक्ट उसी मूवमेंट पे ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को बोला था। मतलब अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब ब्रॉक लेसनर खांसने के लिए उठ रहे हैं तो उसी आड़ में उन्होंने ऐसा ओबा फेमी को बोला कि भैया स्टेप ऑन मी ऐसे करके, और फिर ओबा फेमी ने अपना जो पैर है वो ब्रॉक लेसनर की छाती में रखा था। मैंने ये वाले सेगमेंट को बताते हुए मंडे नाइट रॉ में जब रिव्यू कर रहा था तो शायद ये बोला भी था, उससे पहले बोला था, उसके बाद में बोला था कि ऐसा ही सिमिलर उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के लिए भी किया था, जब वो बोलते हैं कि भाई ये टाइटल को पकड़ो और इसे रेस करो क्योंकि और ज़्यादा बेटर बनाएगा उस सेगमेंट को। तो वही सेम चीज़, मतलब सेम चीज़ नहीं, सेम पैशन के साथ वही चीज़ ब्रॉक लेसनर ने फिर से करी है। तो यार ये इस वर्क एथिक के लिए तो मानना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर को कि भले ही बंदा हाँ बहुत ज़्यादा मूडी किस्म का आदमी है, पैसे वैसे से बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं तब ये काम करके राज़ी होता है, लेकिन अगर एक बार हो जाए तो फिर इस तरीके से पीछे भी नहीं हटता नए टैलेंट्स को भी ओवर करने के लिए। अब बहुत बड़ा सवाल यही है कि जब ये मैच होगा रेसलमेनिया में तो इस मैच का आउटकम क्या होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात होने वाली है ओबा फेमी के लिए भी और ब्रॉक लेसनर के लिए भी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक जेलस या जलन भावना के साथ। तो देखो मैं AEW को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, इस वजह से नहीं करता क्योंकि वहाँ पे भी वही रेसलिंग भाई आधे आधे घंटे 45 मिनट के वो मैचेस देते हैं, वो मेरे को बहुत ज़्यादा बोर कर देते हैं। मैंने आपको पता ही है कि मैं किस तरीके से प्रोफेशनल रेसलिंग को एंजॉय करता हूँ, लेकिन साथ साथ वो एक्सट्रीम चीज़ों के लिए भी जाने जाते हैं, और जब वो तगड़ी चीज़ करते हैं तो आई मेक श्योर कि मैं वो आपको बताऊँ ज़रूर। और जेलेसी इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ WWE में हो ही नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई WWE को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन WWE के मेरे लिए प्रोफेशनल रेसलिंग का मतलब WWE होता है क्योंकि बचपन से इसको ही देखा है। तो भाई यहाँ पे इनका कॉफिन मैच चल रहा था गेब किड और डार्बी एलन के बीच में, और इस कॉफिन मैच से पहले इन्होंने एक ऐसा सेगमेंट फिल्म किया जो कि भाई मतलब इसको पूरे 10 on 10 आपको नंबर्स देने पड़ेंगे। क्या होता है क्योंकि बहुत कॉफिन मैच वैसी भी एक्सट्रीम चीज़ होती है और AEW में तो एक्सट्रीम चीज़ें वैसी भी होती रहती हैं। तो इस मैच से पहले जब इधर ना बाहर अरीना के बाहर है, पता नहीं कहीं की जगह है, यहाँ पे कैमरा जब रोल हो रहे थे, यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में क्या हुआ, डार्बी एलन ने पीछे वो जो ट्रंक होता है उसमें भरा गेब किड को और पता नहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से उड़ाया कि इन्होंने गाड़ी ही पलट दी, और गाड़ी पलट दी तो दोनों ही उसमें भी पलट गए। अब मैं उसके पीछे के कैमरा की तरकीब के पीछे नहीं जा रहा कि वो उन्होंने सेगमेंट कैसे फिल्म किया, कैसे वो सेफ रहे, लेकिन जो भी वो सेगमेंट था वो इतना कूल लगा कि डार्बी एलन ने भरा अपने पीछे अपोनेंट को और उसके बाद उसने गाड़ी चला दी और वो गाड़ी पलट दी, और उसके बाद डार्बी एलन रेंगते हुए बाहर निकल रहा है और ये जो गेब किड है वो भी ट्रंक खोलता है तो एकदम से झटके से नीचे गिरता है। भाई क्या मतलब, ये तो बहुत ही मस्त चीज़ उन्होंने करी। और उसके बाद फिर ये लीड करता है कॉफिन मैच की तरफ, जो कि फिर उन्होंने फिर से वहाँ पे खून खराबा किया और उसके बाद वो मैच को जीत जाते हैं। तो भाई देखो एक ऐसे क्रिएटिव चीज़ें सोच रहे हैं, और यही मैं बोलता हूँ कि भाई एक सिंपल चीज़ें बेसिक रेसलिंग करने से नहीं होगा भाई आपका कुछ, आपको ऐसे मूवमेंट्स डालने पड़ेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल मैं हर बार ही आपको रिसेंट में CM पंक और ड्रू मैकिंटायर का देता हूँ, उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। कभी शिकागो में जाके कंधे पे उठा के ड्रू मैकिंटायर लेके जा रहा है CM पंक को, कभी किसी ने ब्रेसलेट तोड़ दिया। अब भले ही वो ऐसी कई बार बचकानी चीज़ भी लगती है, लेकिन भाई वही चीज़ फिर जो स्टोरी है उसको भी बढ़िया बनाती है। तो इसके लिए तो भाई AEW की पूरी तारीफें करनी पड़ेंगी। और इस चक्कर में मैंने डायनामाइट देखी और इस चक्कर में मैंने एज के बारे में भी देखा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब एक चीज़ की वजह से आप फिर शो भी देखते हो उसके बाद जाके। तो यार यही चीज़ WWE को भी मतलब पता है इनको ये सब करना होता है, लेकिन इनका मूड नहीं है, पता नहीं क्या है, ये तो मेरी बात समझ के बाहर है। तो कुछ बड़ी ऐसी चीज़ मुझे लगी आज डायनामाइट से, तो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। बाकी ज़्यादा मैं इसलिए बात नहीं कर पाता क्योंकि भैया इनकी तरफ से कॉपीराइट का बहुत बड़ा पंगा रहता है। ओबा फेमी ने ना अभी ये पूरी चीज़ के ऊपर कमेंट भी किया, ये जो सब हुआ अभी ओबा फेमी के साथ जो एकदम से उनको एक्सपोजर मिला, उन्होंने बोला कि देखो रेसलमेनिया की तरफ जो अपनी फिंगर है उसको पॉइंट करना ना उसका इतना मतलब नहीं रहा। मतलब वो अपने मूवमेंट से इसको कंपेयर करके बताते हैं कि कैसे वो कितना एक बड़ा मूवमेंट था जब मैंने रेसलमेनिया के साइन की तरफ जो है अपनी फिंगर को पॉइंट किया। और सही बात भी है, अब तो हर कोई आगे जो है ऐसे करता रहता है, पहले ये चीज़ थोड़ी ये बचा के रखते थे बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए ही। मुझे याद है भाई एक टाइम पर रेसलमेनिया में मैच हो जाता था तो ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा उसकी तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर रहा है। रॉयल रंबल वाला तो चलो करेगा ही, उसके बाद भी कुछ और बड़े नाम करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे, हर किसी को नहीं मिलता था वो करने का मौका। लेकिन आजकल तो भाई WWE ने इसको बहुत बेसिक सही बना दिया। तो ये ओबा फेमी ने इसके बारे में कमेंट किया और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरे चैंपियन बनने के ऑड्स बहुत ज़्यादा हैं इससे पहले कि मैं 30 साल का हूँ। और भाई ओबा फेमी 27 साल के हैं, मतलब जो मेरी एज है
वही एज है ओबाफेमी की। और ये सोच सोच के फिर मुझे लगता भाई ओबाफेमी तो यार मतलब थोड़ा ऐसा जैसा अब तक तो जैसे जब छोटे थे तो ऐसा लगता था कि अच्छा ये तो बड़े लोग हैं, अच्छा ये तो इस इनका ही करने का ही काम है, लेकिन अब तो ओबाफेमी को देख के मुझे लग रहा है कि यार हाँ ये तो बच्चा है, अभी मेरे सामने भी बच्चा है ये। मतलब क्योंकि उनके आंसू भी निकल गए थे, तो वही है ना कि शरीर से पहाड़ जैसे हो गए हैं, लेकिन अंदर से तो भाई काफ़ी यंग एज में ही है। और डब्ल्यू के पास इसीलिए इनमें इन्वेस्ट करने का भी बहुत सही मौका है, क्योंकि ये डब्ल्यू को आने वाले 20 साल तक कमा के दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी एज 40 साल हो चुकी है और अब ये डब्ल्यू में आए हैं और इस अपॉर्चुनिटी को डब्ल्यू ने फंबल नहीं किया। ये बहुत सही बात है, मतलब ये डब्ल्यू के रेयर डब्ल्यूज में से है जो कि हमने अभी रिसेंट टाइम में देखा है। एक बड़ी ये मस्त मुझे फोटो लगी जहाँ पे साइड बाय साइड कैसे कंपेयर किया जा रहा है, फिर सिमिलर लुक दिखाया जा रहा है। भाई तीनों सेथ रॉलिंस, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस, तीनों का ही सेम हेयर स्टाइल और सेम ऑलमोस्ट बियर्ड स्टाइल भी हो गया है। मतलब अभी तो खैर थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन यहाँ पे आप सेम एंगल से देखोगे तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी नज़र आ रही है, स्पेशली उनके बियर्ड और हेयर स्टाइल की वजह से। तो ये कुछ अलग सी चीज़ लगी मुझे, तो सोचा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। वैसे तो ब्रॉक लेसनर का जो लुक है वो पुराना वाला ही खतरनाक वाला था, जबकि वो है मासूम वाला इस लुक से, लेकिन क्योंकि वो मासूम वाला ब्रॉक लेसनर जब रिंग में आता था तो उसकी सारी मासूमियत बिल्कुल उल्टी ही हो जाती थी। तो अब देखते हैं ये ब्रॉक लेसनर की क्या वो जो चीज़ है वो दोबारा से निकल के आती है, क्योंकि ओबाफेमी के साथ मैच है तो शायद डब्ल्यू यहाँ पे पूरे एफर्ट्स लगाना चाहे और थोड़ा बहुत अच्छा काम ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर के साथ भी करे। गुंथर के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो ये वो बंदा है जिसने पिछले 1 साल के अंदर बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स को रिटायर किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस साल गुंथर का रेसलमेनिया में मैच ही ना हो। आप बोलोगे भैया ये क्या बात कर रहे हो, रेसलमेनिया में मैच ही नहीं होगा गुंथर का? तो बातचीत ये है कि डब्ल्यू ने ओरिजिनली रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर के मैच को प्लान किया था, लेकिन रे मिस्टीरियो को हो गई इंजरी और वो जो ड्रैगन ली बार बार पीछे पड़ रहा था गुंथर के, वो स्टोरी रे मिस्टीरियो तक ही जाने वाली थी। लेकिन अब जो सारा मामला है वो इसी चीज़ के ऊपर टिक गया है कि अगर रे मिस्टीरियो क्लियर होते हैं तब रे मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर का मैच होगा, वरना डब्ल्यू के पास इतने भी क्रिएटिव लोग नहीं हैं कि वो गुंथर के लिए कोई दूसरा प्लान बना सकें। और ये डब्ल्यू का एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा अगर गुंथर को फीचर नहीं करते रेसलमेनिया में। एटलीस्ट अगर कुछ नहीं आपको मिला उनके लिए तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो कि उनके हाथ में माइक दे दो और उनसे कुछ कुछ बड़बड़ाने के लिए बोल दो और उसके बाद फिर कोई बंदा आ जाए। एटलीस्ट अगर आपने कोई सरप्राइज भी प्लान किया है तो यहाँ पर वो एक अच्छा स्पॉट हो सकता है और फिर गुंथर का मैच भी हो सकता है रेसलमेनिया में। लेकिन अभी तो डब्ल्यू जो है अपनी बेसिक पकी पकाई चीज़ें नहीं सही से कर पाई, तो इन चीज़ों के बारे में तो हम क्या ही बोले। तो गुंथर के बारे में आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये है लेटेस्ट गुंथर के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि उनका रेसलमेनिया में कोई मैच ही ना हो। रेसलमेनिया 38 का वो मैच आपको याद होगा जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने अपना इन रिंग रिटर्न किया था और उनका मैच था केविन ओवंस के साथ में। तो वहाँ पे उन्होंने एक अपना वो नी ब्रेस पहना हुआ था, तो अभी इसका ऑक्शन हुआ, इसको बिड किया गया और भाई ये बेचा गया है $60,000 में। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो $1,000 अभी लगभग 90,000 रुपये के आसपास चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से अगर आप 10,000 को बोलोगे तो ये हो जाते हैं 9 लाख, और फिर 9 लाख को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये लगभग आ जाते हैं 50 लाख, 50 से 60 लाख के बीच का मामला ये हो जाता है। तो इतने महंगे ये बिके हैं। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की आपको पुरानी वाली ताकतों के बारे में बताता है कि कैसे मतलब अमेरिका में सही में ये जो स्टोन कोल्ड जैसा नेम है ये एक वैसा नेम है कि भाई जैसे आप जैसे हम बॉडी बिल्डिंग के अंदर बात करते हैं ना आर्नोल्ड की, उस लेवल का कि ये तो पॉपुलर है ही है। जैसे हमारे इंडिया में भी आप जॉन सीना अंडरटेकर को ले लो, भाई हर किसी को पता ही होगा कि अच्छा ये कौन है, इनका क्या काम था पहले वाला ये जो था ना। तो वैसे ही अमेरिका में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की इमेज है, इसीलिए अभी भी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन टॉप 10 मर्चेंडाइज सेलर में रहते हैं, नो मैटर वो आ रहे हैं टीवी पे डब्ल्यू के प्रोग्रामिंग का पार्ट है या फिर नहीं। तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो सुपरस्टार है, जो नेम है वो आता है, जो एक फिगर है वो आता है, और उसमें से यही एक नाम है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। डब्ल्यू के लिए एक बहुत खतरे की बात हो गई है। तो अभी आपको पता ही है अभी कैसे सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ पता है। वर्ड्स मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाती हैं वीडियो की हेल्थ के लिए भी। तो नाइट ऑफ चैंपियन जो 27 जून 2026 को डब्ल्यू करने वाली थी, अब डब्ल्यू इसके लिए डिफरेंट वेन्यूज़ देख रही है और इसकी जगह ही डब्ल्यू अब चेंज करने वाली है। इस पॉसिबिलिटी के ऊपर विचार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली डब्ल्यू ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी सऊदी अरेबिया नहीं जा सकती है और वहाँ पे अपना शो नहीं करवा सकती है। तो इसकी वजह से शायद फिर डब्ल्यू यूएस में ही कहीं पे देखने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो फिर ये भी हो जाएगी कि अगले साल की जो रेसलमेनिया है भाई वो तो रेसलमेनिया है, तो फिर उसके लिए डब्ल्यू क्या पहले से प्लान तैयार करती है। आई थिंक डब्ल्यू को अभी की सिचुएशन के हिसाब से जो भी सऊदी अरेबिया के शोज़ हैं उनके लिए एक बैकअप प्लान बराबर पैरेलल बिल्कुल चला के रखना चाहिए, ताकि एंड मोमेंट पर अगर डब्ल्यू को अपने प्लान्स को चेंज करना पड़े
तो फिर उनके लिए वो ज़्यादा गड़बड़ वाली बात ना हो, क्योंकि एक इवेंट बड़ी बात ही होती है भाई। वहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, वहाँ पे फिर मैचेस होते हैं और वहाँ से बड़ी स्टोर मतलब पीएलई की फिर एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो डब्ल्यू आई थिंक अब इस चीज़ को कंसिडर करके चल रही है, क्योंकि जब तक कि सिचुएशन सही नहीं होगी डब्ल्यू सेफ फील नहीं करेगी मिडिल ईस्ट में जाने में, सऊदी अरबिया में जाने में और अपने इवेंट्स करवाने में। पिछले साल की रेसलमेनिया में आपको याद होगा डब्ल्यू ने रेसलमेनिया का जो रैंप है उसके ऊपर भी एक ऐसा एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे बैठ के लोग जो है शो को देख रहे थे, और वो एक एलिवेटेड एक्सपीरियंस था। वो ना रिंग साइड टिकट थी, मतलब वो कुछ अलग ही चीज़ थी, और वहाँ से जो व्यू है वो भी अच्छा आएगा, क्योंकि भाई आप अपने नीचे से आते हुए सुपरस्टार को देख रहे हो, उसके बाद सामने रिंग है। तो इस बार भी डब्ल्यू ने वहाँ पे सीट्स रखने का प्लान किया है, यानी कि इससे हमको ये पता चलता है कि डब्ल्यू का इस बार का स्टेज भी कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे स्टेज के ऊपर लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि वो पिछले साल वाली जो सीट्स थी वो भी ऐसी थी कि वो स्टेज के ऊपर थी जहाँ पे लोग बैठ सकते थे। मतलब वो वाला भी जो डब्ल्यू का भी सेक्शन है वो वैसे ही होने वाला है। ऑब्वियसली डिज़ाइन इस बार इसका अलग होने वाला है, वैसे तो सेम जगह से ही है, तो कहीं डब्ल्यू लेजी होकर सेम डिज़ाइन ही ना चिपका दे, लेकिन रेसलमेनिया की बात हो रही है तो भाई इसमें तो हम डब्ल्यू से थोड़ा सीरियस होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो टिकट्स हैं वो 20 तारीख को ऑन सेल जाएंगी, तो देखते हैं फिर इस पर भी जो डब्ल्यू को रिस्पॉन्स है वो कैसे मिलता है, क्योंकि बाकी जो अटेंडेंस के हालात हैं वो तो मैं आपको वीडियोस के अंदर बता ही रहा हूँ। और बाकी देखो ये वाली किसी ने एक फ़ोटो एक फ़ैन कैम से कैप्चर करी है, और क्या लग रही है भाई रैंडी ऑर्टन के हाथ में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और क्या ये सही में टाइटल हाथ लगने वाला है रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन के? तो भाई दोनों ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो लेटेस्ट ऑड्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं, और ये मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है कि क्या सही में ऐसा होने वाला है, क्योंकि ऑड्स ऐसा कहते हैं कि दोनों ही मैचेस के अंदर, यानी कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के मैच में रोमन रेंस टाइटल को कैप्चर करने वाले हैं, और वहीं कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच में रैंडी ऑर्टन उस टाइटल को कैप्चर करने वाले हैं, यानी कि हमको नए चैंपियंस मिलने वाले हैं एट रेसलमेनिया। और जब भी दो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस के अंदर दोनों ही मैचेस में टाइटल चेंज होने की बात होती है, तो डब्ल्यू कई बार चीज़ें मिक्स करती है थोड़ी, कि एक में होगा एक में नहीं होगा, लेकिन ऑड्स फिलहाल कह रहे हैं कि दोनों ही मैचेस में टाइटल चेंज होगा। तो लेट्स सी डब्ल्यू क्या करती है, क्योंकि अगर दोनों ही मैचेस में टाइटल चेंज हो गया तो भाई रेसलमेनिया के बाद के डब्ल्यू के जो शोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होंगे। और मैंने आपको बोला भी था कि डब्ल्यू तैयारी तो कर रही है कि रेसलमेनिया के बाद हमको ये हालात डब्ल्यू के नहीं बना के रखने हैं जो कि पिछले कुछ महीनों से रहे हैं। तो देखते हैं फिर डब्ल्यू क्या करती है। बाकी नेचुरल डीन का लिंक है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड आप यूज़ करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेटर कर सकते हो एक्सरसाइज करके और अपना प्रोटीन इनटेक फिक्स करके। बाकी फिर बॉडी तो आपकी अच्छी बनी जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो डेली डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए अगर नए आए हो। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मज़े।